नमस्कार दोस्तों। इससे पहले भी मैं 2 पोएम की समरी इसी चैनल पे ला चुका हूँ और उनके समरी से मैंने नोट्स बनाए हैं। उन समरी के नोट्स वे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि लिटरेचर को पढ़ना, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना और फिर उस क्वेश्चन को कर पाना बहुत अलग चीज़ें हैं। इन लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अपना इंटरेस्ट अपनी तरफ से शो नहीं करोगे अच्छे से, और तब तक आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा और उसको याद रख पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं जो इस चीज़ को बहुत आसान करेंगे और इसी के बेस पे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज भी मैं 4 पोएम की समरी लेके आया हूँ, जिसकी में सबसे पहली पोएम है ओड टू ग्रेशियसोन। ये जॉन कीट्स की पोएम है, 1819 में पब्लिश हुई थी। पोएम किस बारे में है? पोएम है इस बारे में, जब जॉन एक म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं लंदन में। वहाँ पे एक ऊन, जो कि एक पोट जैसा होता है, क्लच जैसा होता है, जिस पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। उस ऊन पर कुछ पेंटिंग थी जिनके ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी है बहुत अच्छे से। वो पोएम, उसमें 5 स्टैंजा है। अच्छा, अब आ गया निमोनिक। निमोनिक क्यों याद करना ज़रूरी है? क्यों उसको निमोनिक याद रखना ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि कई बार आपको समरी याद होगी पोएम की, लेकिन ये याद नहीं होगी किस राइटर की थी और किस टॉपिक पे थी। इन चीज़ों का एक साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब बीच समरी के किसी बीच पॉइंट से आएंगे, तब क्या पता आप क्या आपसे राइटर पूछे या राइटर का बारे में कुछ पूछ ले, या कई बार राइटर की कोई स्पेशल क्रिएशन पूछ ले। तो उसके लिए एक निमोनिक से याद करोगे तो जल्दी वो तीनों चीज़ एक साथ कनेक्ट कर पाओगे कि राइटर कौन था, पोएम की समरी क्या थी। इसमें हमने निमोनिक बनाया है उन। उन मतलब जो होता है क्लस होता है। अब यहाँ देखिए के और के, इसमें 3 कॉमन के है। इसी से हम अपना एक निमोनिक बनाएंगे कि कीट्स क्लस। ऐसा एक निमोनिक अगर बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में हमें उस टाइम पे याद आएगा कि किस बारे में पोएम थी और जॉन कीट्स ने क्या लिखा था। अभी नोट्स रहा है हमारे यहाँ से। इस पोएम में कीट्स प्रशंसा करते हैं कलश की, कैसे? उसे ये कहते हुए कि वो एक अनरेविश ब्राइड है। अनरेविश ब्राइड वो होती है जो शायद शादी के बाद उसके हस्बैंड ने अब तक टच ना किया हो, मीन्स प्योर और अनटच्ड। ऐसे ही कलश का जो कंपैरिजन है उन्होंने फोस्टर चाइल्ड से किया है। ऐसा चाइल्ड जो कि उसके माता पिता के द्वारा, किसी दूसरे इंसान के द्वारा, माता पिता से अलग उसके किसी दूसरे इंसान ने उसे पालन पोषण किया हो। इन पिक्चरों में कोई कहानियाँ कंप्राइज हुई हैं, कुछ कहानियाँ बनी हुई हैं। पिक्चरों को देख के लगता है, ये जॉन कीट्स कह रहे हैं कि इसमें स्टोरी ऑफ गॉड्स है, मतलब कि देवताओं की स्टोरी है, ह्यूमंस की स्टोरी है उन पिक्चरों में। अभी उस पिक्चर पे अगर जॉन कीट्स ने देखा कि एक पाइप वाली कोई आकृति थी जिसमें कोई एक आदमी पाइप से कुछ बजा रहा है, तब जॉन कीट्स कह रहे हैं कि हालांकि उसकी पाइप की आवाज़ मुझे अभी नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो कितनी मीठी ध्वनि होगी जो वो बजा रहा होगा। जॉन कीट्स सेज दैट द पिक्चर आर स्टिल एंड देयर इमोशंस आर स्टेबल फॉर एवर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरी पोएम की। वो कह रहे हैं कि उनकी पिक्चरों की जो इमोशंस है, जो पिक्चर उस पर क्लास पे बनी हुई है, उनके इमोशन हमेशा के लिए एक जैसे रहेंगे। मीन्स कि आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर कोई उन्हें देखेगा तो उसके जो इमोशंस है वो भी ऐसे के ऐसे रहेंगे। ये ही एक पोइटिक क्रिएशन है। कोई भी पोइट अगर देखता है, उसका वे होता है देखने का किसी चीज़ों का, तो वो हमसे ऐसे अलग होता है। वो उन इमोशन को देख रहा है कि वो हमेशा के लिए एक जैसे रहेंगे। जैसे लाइक ब्यूटी, उसमें जो लड़कियों की सुंदरता है जो उस कलश में दिखाई गई है, उस पिक्चर्स पे दिखाई गई है, वो हमेशा के लिए उतनी ही सुंदर रहेगी। ट्रीज नेवर लीव्स देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और जो साहसी लवर है वो कभी भी किस नहीं कर पाएंगे, भले ही वो दौड़ रहे हैं उनके पीछे, वो हमेशा दौड़ते ही रहेंगे। एवरी इमोशन इन द पेंटिंग वुड बी सेम। ये ही राइटर कहना चाहते हैं कि जो इमोशंस उस पर छप गए हैं एक बार, वो इमोशन हमेशा के लिए रहेंगे उस पर। उसी पिक्चर में एक काउ सेक्रीफाइस की भी इमेज है, जहाँ पीपल इकट्ठे हुए हैं उस सेक्रीफाइस को देखने के लिए। जॉन कीट्स सेज दैट द पिक्चर्स ऑन द पोर्ट लुक्स एज पेस्टोरल इमेज। अब ये थोड़ा पेस्टोरल इमेज आपको पता होना चाहिए। ये पेस्टोरल इमेज होती है कि गांव से दूर, कहीं दूर दराज इलाके में, गांव देहात का एरिया, जो कि लंदन में जहाँ पे डेयरी फार्म या एक गांव की नेचुरल लाइफ के बीच में रहने वाला कोई इंसान होगा,
उसकी एक पेस्टोरल लाइफ होती है, पेस्टोरल इमेज होती है उसकी। ऐसा एक इमेजिनेशन है। सेज दैट द अर्न विल बी द सेम फॉर एवर। यही लास्ट की क्लोजिंग लाइन थी कि जो अर्न था, जो कलश था, वो हमेशा के लिए एक जैसा ही रहेगा। अभी हम दूसरी पोएम पढ़ेंगे, ला बैले डेम सेंस मर्सी। ये फ्रेंच में है टाइटल इसका, और इसका मीनिंग है द ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी। ये भी जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पोएम के बारे में है, पोएम बैलेड है इन द मेमोरी ऑफ टॉम। ये उनके एक दोस्त टॉम, जो कि 25 साल जो कि मर गया था जल्दी, उसकी याद में लिखी गई थी। जॉन मीट ए वुमन, और वो एक किस तरीके से अपनी पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे वो एक महिला से मिले थे। इसका निमोनिक है बैले। बैले को याद रखना होगा ब्यूटीफुल, बी से, तो बैले से अगर हम याद रख लेंगे ब्यूटीफुल, तो बैले ब्यूटीफुल जॉन। ये ब्यूटीफुल जॉन हमें एक साथ याद रखना पड़ेगा ताकि इस पोएम को हम समरी से कनेक्ट कर पाएंगे किस राइटर की है। अभी शुरू हो गए नोट्स यहाँ से। पोएम की शुरुआत में जॉन एक नाइट से पूछते हैं कि वो इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है, इतना बीमार क्यों दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ें चहक नहीं रही है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, वो टायर्ड क्यों दिखाई दे रहा है। स्क्वेरल स्टोर्ड देयर फूड, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी सब काम अपने अपने तरीके से हो रहे हैं, कि स्क्वेरल ने अपना खाना इकट्ठा कर लिया है सर्दियों के लिए, सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो नाइट है ये उदास क्यों है। तब नाइट रिप्लाई देता है कि वो एक वुमन, एक महिला से मिला अपॉन द हिल, पहाड़ी पर। उसने बताया कि वुमन वाज सो ब्यूटीफुल। उसने कहा कि वुमन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। नाइट ने उसके लिए गार्लैंड बनाए, ऑर्नामेंट बनाए और उसे पहनाए। तब वुमन ने एक मिस्टीरियस सॉन्ग गाया जिसमें वो खो गया और उसके साथ साथ चल दिया। मन्ना, एक मन्ने का रेफरेंस आया है इस पोएम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मान लीजिए। मन्ना क्या है, ये एक स्पेशल डिश है जो कि इजराइलीज़ को सर्वाइव के लिए दी जाती थी उस टाइम पे। तो इसमें मन्ना का एक रेफरेंस आया है कि नाइट को वो वुमन मन्ना देती है, मन्ना सर्व करती है। तब वो उसे नाइट को अपने साथ एक गुफा में ले जाती है, जहाँ पे उसके मिस्टीरियस सॉन्ग के कारण उसे नींद आने लगती है और नाइट सो जाता है। नाइट सो जाने के बाद जब वो उठता है तो वो सैड उठता है, क्योंकि उसने सपने में देखा कि एक प्रिंस और एक प्रिंसेस, प्रिंस ने उसे बताया कि ये जो औरत है इसने इसे कैदी बना लिया है और इसे हमेशा कैदी करके ही इधर रखेगी। और जब वो नाइट की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे ना ही कोई औरत थी और ना वो सब चली जाती है। इसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो ये ही उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर था जो कि शुरुआत में जॉन ने उस नाइट से पूछे थे, और इसी के साथ हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 पोएम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टेनिसन। पोएम है, एक शॉर्ट पोएम है जो कि उन्होंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड ऑर्थर हेलम, ये याद रखने वाली बात है, ऑर्थर हेलम के लिए लिखी थी। पोएम एक एलेजी की तरह है। ऑर्थर डाइड एट द एज ऑफ 25। ऑर्थर एक लेखक का दोस्त था जो कि 25 साल की एज में ही मर गया था। टेनिसन सेज दैट ओशन वेव शुड राइज एंड फॉल ऑन द ग्रे स्टोन। अब जो राइटर है टेनिसन, वो बैठे हैं बीच पे और वो लहरों को देख के बोल रहे हैं कि लहरें उठें और उठ के इन ग्रे पत्थरों पर गिरे। टेनिसन थॉट कांट आउट ऑफ हिज माउथ। अब टेनिसन के दिमाग में बहुत सारे इमोशंस है, मन में बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन वो बाहर जुबान तक नहीं लेके आ पा रहा है उसे। यही उसके दुख का कारण है। वो बीच पे बैठा हुआ जेलस हो रहा है उन लोगों से, उन लड़कों से जो सॉन्ग गा पा रहे हैं, अपनी बातें कर पा रहे हैं और अपने इमोशंस को बाहर ला पा रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं ला पा रहा है। यही इस पोएम का एक रेफरेंस है, यही एक दुख है और यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। अब हमारी लास्ट पोएम है प्रोस्पाइस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। किस पोएम का मीनिंग है लुकिंग फॉरवर्ड। ये लुक फॉरवर्ड किस में है, ये पोएम का आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा, फिर आपको याद रहेगा। निमोनिक प्रोस्पाइस को स्पाइस आर ब्राउन, ये आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी पोएम को रिलेट करने के लिए। स्पाइस आर ब्राउन, तो स्पाइस से समझ में आ जाएगा कि स्पाइस लिखी थी किसने, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इसको याद रखना पड़ेगा एज ए डेथ बेड प्रोस्पाइस को। अब नोट्स यहाँ से है, फियर ऑफ डेथ, नो आई एम नॉट। अब पोएम के शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि क्या मुझे मौत का डर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। फॉग ऑन माई फेस, भले ही मेरे चेहरे पर अब धुंधसी जमती जा रही है,
लेकिन उसके बाद भी मैं डरा हुआ नहीं हूँ। स्नो बिगिंस, पावरफुल नाइट्स एंड एनिमी डेथ कमिंग स्लोली। अब उन्होंने मौत को एक दुश्मन की तरह बताया है कि जो कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है, वो उनकी तरफ आ रही है। जर्नी ऑफ लाइफ इज़ टू एंड, और उनकी जीवन की यात्रा खत्म होने वाली है। बैरियर इज़ नाउ एंड, उनके सभी बैरियर अब टूटने वाले हैं। बट एट लास्ट ए वार शुड बी डन। इन सभी के बीच बीच लेखक कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मौत के सामने हथियार नहीं डाल दूंगा, मैं उसका सामना करूंगा, उससे लड़ाई करूंगा। आई वॉन्ट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ डेथ, सेम जो मैंने अभी बोला है। लेट मी टेस्ट माई डेथ, और अपनी डेथ का सामना करते हुए और डेथ को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हीं में एक टर्म आई है पीस आउट ऑफ पेन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें है कि जो मौत का दर्द वो फील करेंगे, उसमें भी एक अजीब सी शांति होगी जो वो फील करेंगे उस टाइम पे। उसी के लिए वो खुद को कह रहे हैं कि मैं ब्रेव हूँ और उसका सामना करूँगा। रिमेंबरिंग हिज वाइफ, उसके बाद में वो अपनी वाइफ को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं आगे की लाइनों में, और कहते हैं कि यू आर द सोल ऑफ माई सोल। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं कि आप मेरी अपनी पत्नी को याद करते हुए कि तुम मेरी आत्मा की आत्मा हो, एंड विल बी नियर यू अगेन, और कहते हैं कि जल्दी मैं तुम्हारे पास होऊंगा और तुम्हें छू सकूंगा। ये यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि मरने के बाद, क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी थोड़े दिन पहले, तो वो अपनी वाइफ के पास जा पाएगा, उसे छू पाएगा, उसे देख पाएगा। और इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इनका नोट्स का रीज़न क्या है ऐसे बनाने का? आप समरी भी पढ़ सकते हो, लेकिन समरी को याद रखना अभी भूल जाओगे कुछ दिन के बाद। लेकिन अगर अपने नोट्स बना लेना, तो उस नोट्स को बस हमने वो पॉइंट निकालने हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मरना हो गया, मैं अगर आपको इस पोएम में बताऊँ, जैसे ला बैले, इसमें अगर आप इसमें देखोगे तो एक मरना का रेफरेंस है ये, और नाइट का सो जाने का रेफरेंस है, प्रिंस और प्रिंसेस के सपने में आए थे, ये रेफरेंसेस है। ऐसे ही रेफरेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो था अभी, हाँ, ये जो ऊपर वाला है ओड टू ग्रीशियस, इनमें कैसे कैसे रेफरेंसेस क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अनरेविस ब्राइड, और कौन से रेफरेंसेस है, जैसे स्टोरी ऑफ गॉड्स इन ह्यूमंस और अनहर्ड स्वीटर साउंड ऑफ पाइप। ये ऐसे ऐसे रेफरेंसेस मैंने नोट्स ही इस तरीके से क्रिएट किए हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ उन्हें, और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से याद रख पाओ। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे तो आप इन नोट से ही उन क्वेश्चन को हल कर लोगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।